दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए अब चुनावी शोर भी थम गया। दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अब सिर्फ डोर टू डोर ही कैंपेन कर सकेंगे। एमसीडी चुनाव से संबंधित अब कोई भी चुनावी रैली, चुनावी जनसभा या प्रचार दिल्ली में नहीं हो सकता। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी 250 वार्ड पर 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से वोटिंग होगी। नतीजे 7 दिसंबर को आने हैं। बीजेपी पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज है और एमसीडी में अपनी बादशाहत को कायम रखने की पूरी जुगत में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली पर पूरी तरह से काबिज होने में लगी हुई है। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है और अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी ने काबिज होने के लिए पूरा दमखम झोंक दिया है। एमसीडी के इस चुनाव में टक्कर तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस, एआईएमआईएम, बीएसपी, जेडीयू समेत निर्दलियों ने मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं, बलराम पांडे और तरुण, दोनों से ही इस पर अब बातचीत करेंगे। तरुण, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में है और उनका ये कहना है कि भाई डबल इंजन की सरकार यानी कि निगम में भी आते हैं तो दिल्ली का विकास होगा। जोर शोर आजमाइश, आज भी तस्वीरें हमने देखी, डिप्टी सीएम के साथ आप थे, आपने बातचीत भी की। जरा बताइए इस बार आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार में क्या खास नजर आया, अलग से क्या नजर आया? जीनत, आपने सही जिक्र किया है। आज पूरा दमखम दिखाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी। एक ये महत्वपूर्ण पहलू जो मुझे समझ में आ रहा है कि 4 दिन पहले जो आम आदमी पार्टी का कैंपेन था वो कहीं ना कहीं वेग था, यानी कि वो ढिलमुल था। कई जगहों पर वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो रहे थे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स, कई जगहों पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड थे, यानी कि एक जगह पर थे, बाकी जगहों पर नहीं थे। तो उस लिहाज से आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का सबब था कि उनका कैंपेन उठ नहीं रहा है, अपलिफ्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही चिराग दिल्ली के अंदर पहला जनसंवाद, पहली चौपाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई और उसके बाद मलकागंज इलाके के अंदर एक बड़ा रोड शो किया गया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने टाउन हॉल मीटिंग करनी शुरू की और आज उनकी 2 टाउन हॉल मीटिंग रही। पिछले 4 दिनों का अगर मैं मूल्यांकन लगाऊं तो मुझे समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन था उसने फाइट बैक किया है। एक तरह से ये कहें कि रीजेवनेशन जो हुआ है आम आदमी पार्टी के कैंपेन का वो हुआ है और आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास अब समझा जा सकता है। हालांकि मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकता हूं कि जो पार्टी क्लेम कर रही है कि 230 का आंकड़ा इस बार दिल्ली की जनता चूंकि अप्रत्याशित नतीजे ही देती आई है, खासतौर पर एमसीडी के चुनाव के अंदर। एक बार फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिल्ली ने 2013 के अंदर दिया था, जब आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर तक सीमित रह गई थी, बीजेपी 32 पर थी और कांग्रेस पार्टी 8 सीटों के ऊपर थी। तब अलायंस हुआ था और सिर्फ 49 दिन की वो सरकार चल पाई थी। एमसीडी के इतिहास में कभी भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं हुआ है। ये इस बार भी दिखाई दे रहा है। इस बार भी ऐसा ही महसूस किया जा रहा है कि जिस भी पार्टी का पलड़ा भारी होगा वो एक तरफा ही होगा और डेलियाइट्स लगभग अपना मन बना चुके हैं। चाहे वो बीजेपी का मेयर बने, चाहे वो आम आदमी पार्टी का मेयर बने, एक तरह से क्लियर मैंडेट मिलता हुआ दिखाई देगा। कम से कम पार्टियों के कैंपेन से ये बात होती हुई स्थापित इस वजह से है क्योंकि आमने सामने का मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक सीटों के ऊपर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने निजी रसूख के कारण हो सकता है कि सीट निकाल ले। मैं इस पर और भी बातचीत करूंगी और जो मुद्दे रहे, जिन मुद्दों के जरिए आम आदमी पार्टी आई है उस पर भी बात करूंगी। एक बार बलराम को भी शामिल करते हैं। बलराम, आप बीजेपी को भी कवर करते हैं और कांग्रेस को भी आपने देखा। सबसे पहले आप बीजेपी जो है, क्या जिस तरह की कैंपेनिंग हुई, केंद्रीय फौज आती है और रोड शोज होते हैं, पूर्वांचल के नेता भी आते हैं, चौका मारेगी बीजेपी, मेहनत तो ऐसी ही कर रही है। आपने तो ग्राउंड पर और अच्छे से कवर किया, जरा बताइए इस बार की स्ट्रैटेजी क्या रही बीजेपी की?
बिल्कुल जीनत, अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतकर एमसीडी में पहुंचती है तो चौथी बार अपनी सरकार बनाएगी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के कई मंत्रियों को सड़क पर उतारा, डोर टू डोर कैंपेनिंग की, रोड शो निकाले, कई राज्यों के मुख्यमंत्री को भी दिल्ली में लगाया गया, उन्होंने भी डोर टू डोर कैंपेनिंग की, रोड शो किए। लेकिन उसका फायदा कितना मिलेगा उसको, ये तो 4 दिसंबर को जब मतदान होगा, जब दिल्ली की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी, तब पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब दिल्ली की जनता के सामने पूरी तरह से तस्वीर साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादा किया है, किस तरीके से एमसीडी में आने के बाद वो विकास कार्य करेगी, उसकी भी तस्वीर साफ है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने जो गारंटी दी है, उसने कहा है कि हम इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, उसकी भी तस्वीर साफ है। साथ ही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 18 वादे किए हैं जनता से और कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इस तरीके से विकास कार्य करेंगे, इस तरीके से दिल्ली को चमकाएंगे और मेरी चमकती हुई दिल्ली नजर आएगी। तो यानी अब तस्वीर जनता के सामने पूरी तरह से साफ है कि किस पार्टी ने उससे क्या वादा किया है। अब जनता को तय करना है कि आखिरकार वो किनके वादों को पसंद करती है, किनके वादों को नकारती है। जनता के सामने 15 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का भी है और 8 साल का कार्यकाल आम आदमी पार्टी का भी है कि दिल्ली सरकार में रहकर आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से विकास कार्य किया है दिल्ली में, और साथ ही एमसीडी में 15 सालों से काबिज होकर के भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जीनत कि 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही है, इसलिए सबसे ज्यादा जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि जनता सवाल पूछ रही है कि आखिरकार 15 सालों से आपने किया क्या है, और इसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी को तय करनी होगी। और इसी जवाबदेही को तय करने के लिए जनता 4 दिसंबर को मतदान करेगी। अगर इस बार हम चाहेंगे कि एक बार हम कांग्रेस के कैंपेन पर भी बात करें। कांग्रेस का कोई बड़ा रोड शो, कोई बड़ी रैली, कोई बड़ा नेता नजर आया आपको ग्राउंड पर? क्योंकि लगातार आप लोग घूम रहे हैं, एक बिखराव नहीं लगा जो कांग्रेस की दरअसल कमजोरी है? आप तो कवर भी करते हैं, उस स्थिति में बताइए, क्या कांग्रेस ने सिर्फ लड़ने के लिए लड़ा या जीतने के लिए लड़ा? देखिए जीनत, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार लड़ती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली और जिस तरीके से बड़े नेता फील्ड से नदारत रहे, वो प्रचार में नहीं गए। सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी सड़कों पर नजर आए, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की। लेकिन आज आखिरी दिन कहीं ना कहीं उन्होंने फिल्मी सितारों का सहारा लिया और नगमा के जरिए उन्होंने अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन जनता जनार्दन है, उसको ये पता है कि आखिरकार उसे किन मुद्दों पर मतदान करना है, उसे किसे लाना है, वो मन बना चुकी है। ऐसे में कांग्रेस की जो मजबूती थी वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उसे जनता कितना पसंद करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अन्य दल लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे AIMIM हो या JDU हो या फिर अन्य दल हो, वो कहीं ना कहीं कई इलाकों में कई सीटों पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनका खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। यही वजह है कि जो छोटे दल लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जीत भले ना पाए, लेकिन बड़ी पार्टियों को जीत से रोक सकते हैं। तो इसलिए उनकी भी अहमियत काफी ज्यादा है और दिल्ली की जनता ये जानती है कि किस तरीके से ये आपने बड़ी अच्छी बात रखी है बलराम कि ये बड़ी पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन बिहार का गोपालगंज हमें याद है, अगर ओवैसी कुछ सीटें लाए थे तो नुकसान किसको हुआ था। तो तरुण, इस पर भी बड़ी मजेदार बात हो जाएगी। मैं बात करूंगी बलराम आपसे इस पर भी, एक बार तरुण को भी शामिल कर लेती हूँ। तरुण, कुछ राजनीति के पंडित ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर मान लिया कि AIMIM अच्छा कर लेती है, BSP अच्छा कर लेती है, JDU अच्छा कर लेती है, तो वही वोट काटेगी जो आम आदमी पार्टी को पड़ने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है। हम कह सकते हैं हाइपोथेटिकल है, पिछली हिस्ट्री देखकर हम ये बात कर रहे हैं। तो उस सूरत में अब कांग्रेस, अब आपको जो वो वोट पड़ते हैं वही है कि जो एक बड़ा हिस्सा नाराज है कांग्रेस पार्टी से, तो यानी कि ये दल अगर सक्रिय होते हैं तो क्या ये माना जाए कि ये आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, सक्रियता तो समझी जा सकती है, चूंकि यहाँ पर ओवैसी ने भी एक दिन ताबड़तोड़ प्रचार किया था और उनकी
2 जनसभाएं नॉर्थ ईस्ट इलाके के अंदर मैंने खुद अटेंड की थी। हाँ। बहुत लच्छेदार तरीके से, बहुत आक्रामक तरीके से वो दिल्ली सरकार को कटघरे में ज़रूर खड़ा कर रहे थे और उनकी जो जनसभा थी उसके अंदर भीड़ भी अच्छी खासी थी। लेकिन लोग ये जान रहे थे, देखिए समझते हैं कि माइनॉरिटी डोमिनेटिंग इलाके का मेन फोकस क्या रहता है। कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए, उनका कैंडिडेट कहीं ना कहीं, माफ़ कीजिएगा, उनका जो वोटर है माइनॉरिटी डोमिनेटिंग वार्ड्स का, वो बीजेपी को हराना चाहता है। लिहाजा वो एक विकल्प की तलाश करता है। मैं 2020 का आपको इसके अंदर उदाहरण दूंगा। माइनॉरिटी डोमिनेटिंग विधानसभाओं के अंदर भी बीजेपी को कौन रोक सकता है। माइनॉरिटी ने बहुत स्मार्टली इसके अंदर मूव किया था और अप्रत्याशित नतीजा 2015 की तरह ही दिल्ली के अंदर 2020 के अंदर भी रिपीट हुआ। बावजूद इसके कि आम आदमी पार्टी ये क्लेम कर रही थी कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लिहाजा शाहीन बाग का जो धरना चल रहा है, अगर दिल्ली पुलिस उनके हाथ में आ जाए तो 2 घंटे के अंदर वो धरना खत्म हो सकता है। ये जो बयान था वो माइनॉरिटीज को सुखद तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया और ऐसा वोट दिया कि कांग्रेस पार्टी, जो एक बेहतर विकल्प हो सकता था, जो बहुत ही आक्रामक तरीके से अपोज कर रहा था एनआरसी को, सीएए को, और यहाँ तक कि सुभाष चोपड़ा जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, वो जाकर जामिया के अंदर जो कांड हुआ था उसमें छात्रों को ये कह रहे थे कि अगर आपको हॉस्टल में परेशानी हो तो मेरा घर खुला है, आप मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं वहाँ के छात्रों के लिए। लिहाजा माइनॉरिटी को वो सूट करना चाहिए था। हाँ। लेकिन उनको क्या सूट किया? उनको आम आदमी पार्टी सूट की। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी को हराने में अक्षम महसूस कर रहा था। कांग्रेस नहीं हरा पाएगी, आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा देगी। लिहाजा एक तरफा माइनॉरिटी ने वोट दिया और आम आदमी पार्टी 62 सीटों के ऊपर काबिज हुई। 2015 के अंदर तो वो 67 सीटें थी। जो माइनॉरिटी डोमिनेटिंग विधानसभाएं थी, चौधरी मतीन अहमद जो कि 2013 के अंदर कांग्रेस की बुरी हालत के अंदर भी 8 सीटों में जीते हुए एक प्रत्याशी थे। ओखला से जो आसिफ मोहम्मद खान का वीडियो वायरल हो रहा है, 8 विधायकों के अंदर आसिफ मोहम्मद खान भी शामिल थे। लिहाजा ये समझना होगा कि माइनॉरिटी वहां जाता है जहां पर उसको लगता है कि जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा पाएगा। MIM हो, चाहे BSP हो, चाहे JDU हो, चाहे NCP हो, ये सब जो अपना एजेंडा लेकर चल रहे थे, लगता नहीं है कि इस बार वो कामयाब होगा। और माना जाता है कि माइनॉरिटी स्प्लिट नहीं होता है, वो एक तरफा वोट देता है। जैसे कि मेजोरिटी वोट बैंक के अंदर सेंध लग सकती है कि पूर्वांचली कौन है, ब्राह्मण कौन है, बनिया कौन है, पंजाबी कौन है, सिख कौन है। इस तरह के माइनॉरिटी के अंदर डिवीजन देखने के लिए नहीं मिलता है। लिहाजा मुझे लगता है कि इस बार जो 16 कैंडिडेट 2017 के अंदर जीते थे, उनकी संख्या बहुत कम रहने वाली है। वो सिंगल डिजिट में होगी, कम से कम ये माना जा सकता है। और ये भी माना जा सकता है, जिस तरह से मेरे सहयोगी ने जिक्र किया, कि कांग्रेस एक तरह से डिजास्टर्स रिजल्ट की तरफ बढ़ रही है। 2020 के अंदर क्या हुआ? विधानसभा चुनाव के अंदर 70 में से 67 की जमानतें जब्त हुई, 3 की ही सिर्फ बच पाई थी। राजेंद्र नगर का बायपोल ले ले तो 2.5% का वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को मिला था। अगर उस सिनेरियो को कंपेयर किया जाए तो कांग्रेस पार्टी बुरे से बुरे हालात में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए बीजेपी भी कई बार ऐसा बोलती हुई दिखाई देती थी कि कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत नहीं होगी तो आम आदमी पार्टी उनका मेजर चंक ले जाएगी और इसका नतीजों के अंदर भी प्रभाव पड़ना लाजमी है। लिहाजा कमल का खिलना हाथ के मजबूत होने पे ऊपर निर्भर करता है। ये बड़ी मजेदार बात है। फिर मैं बलराम का रुख करती हूँ। बलराम, अब देखिए बीजेपी के साथ मजेदार चीज क्या है कि वो जो उसका 33 से 36% वोटर है वो फिक्स है, चुनाव कोई भी हो। हालांकि लोकसभा में वो 50% को क्रॉस कर जाता है, कम से कम विधानसभा और निगम में यही हुआ कि उसका वोटर फिक्स है। यानी कि वोटर किसका शिफ्ट हुआ? कांग्रेस पार्टी का। और जो भी तरुण ने बात कही और सभी लोगों का विश्लेषण अभी यही है कि कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, जो उसका बचा कुचा वोट शेयर था 20-21% पिछली बार, वो भी अब घट जाएगा। तो यानी कि संभावना है कि इसमें फिर आम आदमी पार्टी का बढ़ेगा। और जिन छोटे दलों की हम बात कर रहे थे, अगर हमने ओवैसी की पार्टी का जिक्र किया, बिहार का, तो हमारे पास बंगाल का एग्जाम्पल है, खाली हाथ लौटना पड़ा। तो ये भी बात सही है कि वोटर बहुत स्मार्ट हो गया, वो अपना वोट वेस्ट तो नहीं करना चाहता। आपका एनालिसिस ग्राउंड पर? बिल्कुल, देखिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। अगर हम ओवैसी की बात करें तो वो बिहार में चुनाव लड़े, उसका फायदा किसको हुआ उसकी तस्वीर साफ है। वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, किसको फायदा हुआ उसकी भी तस्वीर साफ है। अब वो दिल्ली के MCD चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं और MCD में जो पार्षद का चुनाव है ये 100, 200, 500 वोट से जीत हार तय करता है। ऐसे में
ओवैसी का लड़ना, जेडीयू का लड़ना, बसपा का समर्थन देना और जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से ये राजनीतिक दल चुनाव मैदान में उतरे हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये जीत भले न सके, लेकिन ये जीत का खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो मुस्लिम मतदाता है वो निर्णायक भूमिका में है। अगर ऐसे में वहां पर ओवैसी सेंध लगाने में कामयाब होते हैं, कुछ वोट काट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी मिलनी चाहिए थी अल्पसंख्यकों की किसी एक पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो या आप हो, बीजेपी को तो बहुत ही कम उम्मीद है कि अल्पसंख्यक उसे वोट करें, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओवैसी लड़ रहे हैं, जेडीयू लड़ रहे हैं, और ये लोकल चेहरे पे चुनाव होता है, ये पार्टी सिंबल पे चुनाव भले लड़ा जाता हो, लेकिन ये लोकल चेहरे पे चुनाव होता है, क्योंकि लोकल पार्षद होता है, उसकी छवि देखी जाती है, उसके कार्यशैली को देखा जाता है और उसके आधार पर मतदान होता है। ऐसे में जो ओवैसी ने जनसभाएं की, अन्य कांग्रेस की जो जनसभाएं हुई हैं, उसका बेनिफिट उनके प्रत्याशियों को कितना मिलता है, इस पर भी नजर रहेगी। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए था, जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि कांग्रेस उतनी दमखम से चुनाव मैदान में नजर नहीं आई जितनी दमखम से उसे चुनाव लड़ना चाहिए था। यही वजह है कि अगर कांग्रेस मजबूती से नहीं लड़ती है तो कहीं ना कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूती से नहीं लड़ेगी तो उसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को होगा, और उसकी भी तस्वीर साफ है। आप पंजाब में देख लीजिए किस तरीके से कांग्रेस वहां पर नहीं लड़ी और किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वहां पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। उसका उदाहरण दिल्ली भी है। दिल्ली में किस तरीके से कांग्रेस धराशायी हुई है और आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। चाहे उपचुनाव की बात कर लीजिए, वहां पर भी देखिए कि इनका वोट परसेंटेज किस तरीके से कम हुआ है कांग्रेस का, और किस तरीके से आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसका 30 से 35% जो मतदाता है दिल्ली में वो फिक्स है। ऐसे में अगर कांग्रेस का वोट बैंक खिसकता है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा। और अगर कांग्रेस ठीक से नहीं लड़ी, कांग्रेस मजबूती से नहीं लड़ी, तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाला होगा। जी ठीक, अब मैं एक सवाल और जल्दी से लूंगी, छोटा सा। तरुण, एक आपसे लेती हूं, फिर मैं बलराम से बात करूंगी। अब मुद्दों की बात करते हैं। लगभग हर तरह के मुद्दे रहे, बेशक ये एमसीडी का इलेक्शन है, लेकिन आपको बीजेपी एक सेंटर के भी काम लेकर आ गई और जो लोकल इश्यूज होते हैं वो भी। अब ब्रांड मोदी बनाम ब्रांड केजरीवाल, ये बनाने की कोशिश पूरी तरह से हुई, ग्राउंड पर नजर आया। बहुत शॉर्ट में एनालिसिस। देखिए 2017 के अंदर ब्रांड मोदी और ब्रांड केजरीवाल जरूर चला था और 181 ऐसे ही नहीं आ गए निगम के अंदर, एमसीडी के अंदर बीजेपी के, और तीनों एमसीडीज के अंदर बीजेपी अपने मेयर बनाने में कामयाब हुई। लेकिन इस बार के इलेक्शन में ये होता हुआ पुरजोर तरीके से नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि बीजेपी के पास लोकल लेवल के ऊपर आइडेंटिटी क्राइसिस है कि उनकी एक लीडरशिप नहीं पनप पाई है और उनका जो काडर वोट बैंक है, आरएसएस का जो वोट बैंक है, वो कंसोलिडेट है। उस लिहाज से कहें तो 2017 और 2022 के मुकाबले के बड़ा डिफरेंस है कि ये ब्रांड मोदी बनाम ब्रांड केजरीवाल नहीं बन पाया है और ये बीजेपी के लिए शायद डेंटिंग हो सकता है। जहाँ तक आपने मूल्यांकन करने की बात कही कि मुद्दे क्या हैं, एमसीडी की जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द ही आम आदमी पार्टी का कैंपेन चला, अपनी 11 गारंटियों के इर्द गिर्द ही चला। और जिस मामले के अंदर बीजेपी ने उन्हें घेरने की कोशिश की, चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन का मसला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे वो पॉल्यूशन का मुद्दा हो, अगर दिल्ली की जनता ये समझी कि एमसीडी के कार्य क्षेत्र से जो इश्यूज उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से उसका लेना देना नहीं है, या फिर लोग अगर उससे प्रभावित हुए कि हाँ प्रदूषण अगर कम नहीं हुआ तो केजरीवाल अगर वहाँ पर सफल नहीं हो पाए तो एमसीडी क्या खाक चलाएंगे, यमुना साफ नहीं कर पाए तो वो एमसीडी का कूड़ा कैसे साफ करेंगे, भ्रष्टाचार अगर इतना व्याप्त है सरकार के अंदर तो वो एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार को कैसे दूर करेंगे। तो वैसे वर्षा दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं कि लोग किस कैंपेन के ऊपर कन्विंस होते हैं। आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन है वो हिला नहीं, वो 10 गारंटियों तक सीमित रहा
और ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अभी तक के प्रचार का जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में लास्ट जाता में हुआ आरडब्ल्यूए कम से कम दिखाई माना जा रहा है मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश है। हालांकि आज व्यापारियों से भी मिले और व्यापारियों को भी ये आश्वासन दिया है कि भाई आपके लिए भी एक स्पेशल फंड का जिक्र होगा, आपको भी बात सुनी जाएगी। बलराम, आपका फाइनल एनालिसिस। कोशिश यही हुई कि मुद्दों के आसपास रखा जाए, लेकिन एक चीज जो मैं समझना चाहती हूं, दिल्ली वालों के सामने दिल्ली सरकार के काम का भी लेखा जोखा है और निगम के काम का भी लेखा जोखा है, यानी कि उसने दोनों की परफॉर्मेंस को देखा तो है। बिल्कुल जीनत, देखिए दिल्ली की जनता के सामने केजरीवाल सरकार का भी कामकाज है और एमसीडी में बीजेपी का भी कामकाज है, लेकिन सवाल इस बात का है कि 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में काम किया, विकास किया और यह दावा किया कि हमने विकास की गंगा बहाई, लेकिन 15 सालों में एक ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी नहीं तैयार कर पाई कि जिसके चेहरे पर वो एमसीडी चुनावों में जनता के बीच में जाए। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी पिछले 8 सालों से सत्ता में है, लेकिन केजरीवाल जी को छोड़ करके वो एक चेहरा नहीं बना पाई कि दिल्ली के अंदर वो उस चेहरे के दम पर चुनाव मैदान में जाए। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी आज कोई चेहरा लेकर नहीं आ पा रही है, वही पुराना चेहरा शीला दीक्षित का लेकर के खड़ी है कि हम अपनी शीला जी वाली चमकती हुई दिल्ली लेकर के आएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार जनाब आप चुनाव किस चेहरे पर लड़ेंगे? शीला दीक्षित जी यहां पर मेयर बनने नहीं आ रही हैं, यहां पर मोदी जी मेयर बनने नहीं आ रहे हैं, यहां पर केजरीवाल जी मेयर बनने नहीं आ रहे हैं। आखिर आप मेयर चेहरा लाएंगे किसको? उस चेहरे को तो आगे करिए, आखिरकार जनता भी तो जाने कि आखिरकार दिल्ली का मेयर कौन होगा, किस चेहरे पर हम वोट दें और किसको वोट दें। ये सवाल है जनता के बीच में, और जनता जनार्दन है। मैंने आपको पहले भी कहा, आप भी जनता के बीच में गई, सवालों को रखा, जो प्रवक्ता थे, जो नेता थे पार्टियों के, उन्होंने भी अपने दावे रखे और सबके घोषणा पत्र अब जनता के बीच में है और जनता जनार्दन है। 4 दिसंबर को वो तय कर देगी कि किसके वादे पास हुए हैं और किसके फेल हुए हैं, और उस वादों को भी हम दिखाएंगे कि आखिरकार जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरा। जी बिल्कुल, आप दोनों क्योंकि ग्राउंड पर रहे और आपने नेताओं को सुना, जनता को भी सुना, इसलिए हमने ये एनालिसिस किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, और हर खबर जो है हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को निगम चुनाव से जुड़ी हुई बताई है और बताएंगे भी। लेकिन मजेदार ये है कि जनता सब जानती है, उसके पास सरकार के कामकाज का भी लेखा जोखा है, निगम के कामकाज का भी, और कांग्रेस कितनी शिद्दत से लड़ी अभी हमने विश्लेषण किया।